Hello students, now we are discussing about next paragraph, class 7th, chapter number 1, NCERT book. 1.2, photosynthesis, food making process in plants. फोटोसिंथेसिस क्या होता है? प्लांट्स में ऐसा प्रोसेस जिससे कुछ चीज़ों को यूज़ करके प्लांट फूड बना सकता है. लीव्स आर द फूड फैक्ट्रीज ऑफ प्लांट. कल हमने एक क्वेश्चन पूछा था कि प्लांट में ऐसी कौन सी जगह है जहाँ पे फूड का फॉर्मेशन होता है. सो आंसर इज लीव्स, पत्तियाँ. प्लांट की जो पत्तियाँ होती है, जो पौधों की पत्तियाँ होती है, वहाँ पे क्या बनता है? फूड. द सिंथेसिस ऑफ फूड इन प्लांट्स अकर्स इन लीव्स. सो फूड का जो सिंथेसिस है, सिंथेसिस मतलब निर्माण होना, बनना, हिंदी में कहेंगे संश्लेषण, तो ये कहाँ होता है? लीव्स में. देयरफॉर ऑल द रॉ मटेरियल्स मस्ट रीच देयर. इसीलिए जितने भी रॉ मटेरियल है, कल हमने रॉ मटेरियल क्या क्या देखे थे? कार्बन डाइऑक्साइड, पानी और सम मिनरल्स. तो इन सबको कहाँ पहुँचना होता है? पत्तियों तक. सो वाटर एंड मिनरल्स प्रेजेंट इन द सॉइल आर एब्जॉर्ब्ड बाय द रूट्स एंड ट्रांसपोर्टेड टू द लीव्स. नेक्स्ट इसमें एक छोटा सा कॉलम आया है जो बीच में ऐड हो गया है टॉपिक के, उसका नाम है सेल. सो ये क्वेश्चन आता है कि व्हाट आर सेल. यू हैव सीन दैट बिल्डिंग्स आर मेड अप ऑफ ब्रिक्स. हमने क्या देखा कि जो बिल्डिंग होती है, इतनी सारी मार्केट में इमारतें हैं, इतनी सारी बिल्डिंग्स हैं, हमारा खुद का घर है, तो इस घर का जो फॉर्मेशन है वो किससे होता है? ईंटों से. लाल कलर की या डार्क रेड कलर की जो ईंटें होती हैं उनको इंग्लिश में कहते हैं ब्रिक्स. सो उनसे बनता है घर. वैसे ही हमारे शरीर में भी छोटी 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 स्मॉल यूनिट्स होती हैं जिनको कहते हैं सेल्स. सो सिमिलरली द बॉडीज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ टाइनी यूनिट्स कॉल्ड सेल्स. सेल्स कैन बी सीन ओनली अंडर द माइक्रोस्कोप. अब देखो, सेल को देखने के लिए किसकी ज़रूरत पड़ेगी? माइक्रोस्कोप की. माइक्रोस्कोप मैंने बताया था आपको, बायोलॉजी में एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिससे छोटी छोटी चीज़ों को देखा जा सकता है. सम ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ ओनली वन सेल. कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जो केवल एक सेल से बनते हैं. हम तो करोड़ों सेल से बनते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जो सिंगल सेल वाले होते हैं. So the cell is enclosed by a thin outer boundary called the cell membrane. सेल में एक आउटर बाउंड्री होती है जो उसको दूसरी सेल से अलग करती है, उसको कहेंगे सेल मेम्ब्रेन. मोस्ट सेल्स हैव अ डिस्टिंक्ट सेंट्रली लोकेटेड स्फेरिकल स्ट्रक्चर कॉल्ड द न्यूक्लियस. जैसा कि फिगर नंबर 1.1 के डायग्राम में हम देख सकते हैं कि हर सेल में सेंटर में एक छोटा सा स्फेरिकल स्ट्रक्चर है, उसको बोलेंगे न्यूक्लियस. इसका काम होता है पूरी सेल को कंट्रोल करना. और द न्यूक्लियस इज सराउंडेड बाय अ जेली लाइक सब्सटेंस कॉल्ड साइटोप्लाज्म. न्यूक्लियस के चारों तरफ एक जेली लाइक स्ट्रक्चर है, उसका नाम है साइटोप्लाज्म. लीव्स, carbon dioxide from air is taken in through the tiny pores present in the surface of leaves. फर्स्ट हमने पढ़ा कि जो पानी है और जो मिनरल्स हैं वो रूट के थ्रू पहुंचेंगे लीव्स तक, लेकिन जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो पत्तियां ले लेती है हवा से, क्योंकि पत्तियों के पास में छोटे छोटे छेद होते हैं, छोटे छोटे होल्स होते हैं. These pores are surrounded by guard cells. और इन छोटे छोटे छेदों को, इन होल्स को कवर करने के लिए, इनको गार्ड करने के लिए, इनको खोलने और बंद करने के लिए छोटी छोटी सेल्स होती है इनके चारों तरफ, उनको कहते हैं गार्ड सेल्स. गार्ड सेल्स को हिंदी में कहते हैं द्वार कोशिकाएं. सच पोर्स आर कॉल्ड स्टोमेटा. इन छोटे छोटे छेदों को क्या नाम देते हैं? स्टोमेटा. हिंदी में कहते हैं रंध्र. नेक्स्ट इज
बूझो wants to know how water and minerals absorbed by roots and reach the leaves. बूझो ये पूछना चाहता है, ये वो जानना चाहता है कि पानी और मिनरल्स पत्तियों तक कैसे पहुंचते हैं। तो आंसर आया कि रूट से पहुंचते हैं। लेकिन फिर वो फिर से क्वेश्चन करता है कि रूट से भी कैसे पहुंच जाते हैं इतना ऊपर तक। भाई रूट तो प्लांट के नीचे होती है, पत्तियां प्लांट में ऊपर होती है, तो इतना लंबा रास्ता कैसे हो जाता है कंप्लीट। So answer is water and minerals are transported to the leaves by the vessels which run like pipes throughout the root, the stem, the branches and the leaves. जैसे कि हमारे घर में अगर ऊपर टंकी में पानी कम हो जाता है तो ऐसी सिचुएशन में हम क्या ऑन करते हैं, मोटर को। तो मोटर से पानी जैसे ऊपर चढ़ जाता है, वैसे ही प्लांट में अगर पत्तियों को रिक्वायरमेंट है पानी की, तो वो रूट को कहती है कि रूट एब्जॉर्ब करके पानी को ऊपर लेके आएगा। तो ऊपर लेके आने के लिए छोटे छोटे पाइप्स बने हुए हैं, उनको कहते हैं वेसल्स। दे फॉर्म अ कंटिन्यूअस पाथ और पैसेज फॉर द न्यूट्रिएंट्स टू रीच द लीफ। तो ये जो कंटिन्यूअस पाथ होता है या जो रास्ता होता है, ये पहुंचता है डायरेक्ट कहाँ पे, लीफ तक। तो जो पाइप है वो कहाँ से कहाँ तक है, रूट से लेकर के लीफ तक। You will learn about transport of materials in plants in chapter number 11. प्लांट्स में किस तरह से पानी ऊपर नीचे जाता है, इन सब चीज़ों को हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 11 में। नेक्स्ट कैरिकेचर इज पहेली। Wants to know what is so special about the leaves that they can synthesize food but other parts of the plant cannot. पहेली ये जानना चाहती है कि पत्तियों में ऐसा क्या है कि वो खाना बना लेती है, जबकि प्लांट के दूसरे पार्ट ऐसा काम नहीं कर सकते। सो आंसर इज दैट द लीव्स हैव अ ग्रीन पिगमेंट कॉल्ड क्लोरोफिल। पत्तियों के पास में हरे रंग का एक पिगमेंट होता है। पिगमेंट मीन्स कलर, एक स्ट्रक्चर, एक प्रोटीन। वो क्या करता है, सनलाइट को कैप्चर कर सकता है, ये उसका पावर होता है। सनलाइट को वो कैप्चर करके, उसको पकड़ करके उसको यूज़ कर सकता है। सो उसको कहते हैं क्लोरोफिल, हिंदी में कहते हैं पर्णहरित। इट हेल्प्स ग्रीन लीव्स टू कैप्चर द एनर्जी ऑफ द सनलाइट। मैंने बताया कि क्लोरोफिल का काम क्या होता है, सनलाइट को कैप्चर करना। This energy is used to synthesize or prepare food from carbon dioxide and water. इस एनर्जी का यूज़ कहाँ होता है, फूड बनाने में। जैसे हमारे घर में गैस की टंकी होती है, उसमें से आग निकलती है तो चूल्हा जलता है तो खाना बनता है। वैसे ही एनर्जी के लिए यहाँ कौन काम आता है, सनलाइट। सो इससे फूड बनता है और साथ में काम क्या आता है, कार्बन डाइऑक्साइड जो कि हमको हवा से मिला था, और पानी जो हमको ज़मीन से मिला था। तो देखो क्या क्या चीज़ें काम आती है, 4 चीज़ें आती काम में। मैं रिपीट कर रहा हूँ फिर से। पानी मिलता है ज़मीन से, कार्बन डाइऑक्साइड मिलती है हवा से, एनर्जी मिलती है सनलाइट से, और इन सब को इकट्ठा करके जो क्लोरोफिल है वो क्या बना देगा फिर, फूड। Since the synthesis of food occurs in the presence of sunlight, that's why it is called photosynthesis. Photo means light and synthesis मतलब to combine. तो इसका मतलब क्या समझे हम, कि इन सब चीज़ों को ऐड करने के बाद भी सबसे मेन चीज़ क्या है, सनलाइट। और सनलाइट के प्रेजेंस में क्या होता है, सिंथेसिस ऑफ फूड, खाने का निर्माण होता है। इस प्रोसेस को कहते हैं फोटोसिंथेसिस। इसमें फोटो का मतलब है लाइट और सिंथेसिस का मतलब है किसी चीज़ का जुड़ना और जुड़ करके खाना बनना। So we find that chlorophyll, sunlight, carbon dioxide and water are necessary to carry out the process of photosynthesis. तो हमने क्या समझा कि क्लोरोफिल, सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड पानी यानी कि वाटर, ये सारी चीज़ें मिलकर के काम आती हैं किस प्रोसेस में, फोटोसिंथेसिस में। इट इज़ अ यूनिक प्रोसेस ऑन द अर्थ। धरती पे ये एक बहुत ज़्यादा
यूनिक टाइप का प्रोसेस है। यूनिक का मतलब होता है विचित्र, सोचने में, दिखने में, समझने में बिल्कुल अजीब सा। सो द सोलर एनर्जी इज कैप्चर्ड बाय द लीव्स एंड स्टोर्ड इन द प्लांट इन द फॉर्म ऑफ फूड। जो सूरज की एनर्जी है, जो सनलाइट है, उसका जो पावर होता है, वो पत्तियां अपने अंदर इकट्ठा करके उससे क्या बनाती है? फूड बनाती है। Thus, sun is the ultimate source of energy for all living organisms. ये जो लाइन है इसको नोट करना है कि अगर सनलाइट नहीं होगी तो प्लांट्स में फूड नहीं बनेगा, और अगर प्लांट्स फूड नहीं बनाएंगे तो हम खाएंगे क्या? सो ऐसी सिचुएशन में अगर कहा जाए तो हम भी अल्टीमेटली किस पे डिपेंड है एनर्जी के लिए? सनलाइट पे। कैन यू इमेजिन लाइफ ऑन अर्थ इन द एब्सेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस? क्या आप ऐसा सोच सकते हैं कि बिना फोटोसिंथेसिस के ज़िंदगी पॉसिबल है धरती पे? आंसर इज दैट नो। इन द एब्सेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस देयर वुड बी नॉट एनी टाइप ऑफ फूड। किसी तरह का फूड धरती पर नहीं बचेगा बिना फोटोसिंथेसिस के। सो द सर्वाइवल ऑफ ऑलमोस्ट ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंड्स अपॉन द फूड मेड बाय द प्लांट्स। यानी कि इस धरती पे जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली किस पे डिपेंड है? प्लांट्स पे फॉर देयर फूड।